हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। रूटीन में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था HIV एड्स, जिसमें हम डिजीज के हेल्थ और डिजीज पे बात कर रहे थे। उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था एड्स, और एड्स के हमने रीजन पढ़े और हमने पढ़ा एड्स के क्या क्या जो है सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे एड्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकता है, किन किन कारणों से एड्स नहीं फैलता, इन सभी तथ्यों के ऊपर और भारत की वर्तमान एड्स की स्थिति और प्राचीन इतिहास, सब टॉपिक को हमने हमारे एड्स के पहले लेसन में क्लियर किया था। आज हमारा दूसरा लेसन है जिसमें हम बात करेंगे HIV के बारे में, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बारे में। ये वायरस कैसा होता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह ये एक व्यक्ति में एड्स कोज करता है, HIV से एड्स होने में कितना समय लगता है, यानी कि एड्स किस तरह हमारे इम्यून सिस्टम को डेड कर देता है, ये सब बातें हम जानेंगे इस कोर्स के माध्यम से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी का मैं अंकिता जोशी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। दिल की गहराई से आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आपके लाइक्स मुझे हिम्मत देंगे, आप करना ना भूलें और क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिएगा स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें HIV की, तो HIV एक ऐसा वायरस होता है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद होता है। ये एक रिट्रोवायरस फैमिली का सदस्य है। रिट्रोवायरस का मतलब यहाँ एक शब्द आ रहा है RT, रिट्रो। रिट्रो का मतलब होता है स्टूडेंट रिवर्स। यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से देना है। आपने सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिद्धांत पढ़ा है, उसके अंदर हम कहते हैं कि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। RNA से प्रोटीन बनता है, ये सिद्धांत हमने पढ़ा था। लेकिन स्टूडेंट यहाँ हम जो घटना पढ़ रहे हैं उसके अंदर वायरस HIV जो वायरस है उसके पास क्या है, उसके पास RNA मटेरियल है, लेकिन ये RNA से DNA बनाएगा जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहा जाता है, cDNA कहा जाता है। यानी कि इसने कुछ उल्टा काम किया है। बेसिकली तो नियम ये कहता है कि DNA से RNA बनेगा, लेकिन यहाँ RNA से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन रहा है। इस कारण ये रिवर्स घटना हो रही है। इस कारण इसको रेट्रोवायरस फैमिली का सदस्य माना जाता है और इसके अंदर एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और यही एंजाइम जो होता है बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। यानी कि रिट्रोवायरस फैमिली का एक मेन कैरेक्टर है, एक तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होना चाहिए, दूसरा उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होना चाहिए ताकि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सके। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है। सबसे पहले आप देख रहे हो ये एक HIV वायरस HIV है, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने दिखाया है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ssRNA सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये जो ग्रीन डॉट से मैंने दिखाया ये स्टूडेंट इसके अंदर प्रेजेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अब होगा क्या, अब ये जो वायरस है ये किसी सेल, किसी होस्ट सेल को अपना संक्रमण देने के लिए जाएगा, अपना इन्फेक्शन देने के लिए जाएगा। देखिए होता क्या है, कहानी की शुरुआत होती है, ये HIV यहाँ से रवाना होता है और ये किसी होस्ट सेल पर जाकर अटैक करता है। जब ये किसी होस्ट सेल पर अटैक करता है तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा उसके अंदर नहीं जाता। इसका जो बाहर का आवरण होता है प्रोटीन्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, वो सारा का सारा क्या रह जाता है, बाहर रह जाता है, ठीक है। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होस्ट सेल के अंदर, यानी कि किसी को संक्रमित करना है उसकी सेल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA गया। यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये RNA चेंज हो जाता है DNA में, और ये DNA कहलाता है cDNA यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA। बात समझ में आई, यहां हमें RNA से मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री DNA। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA जाएगा होस्ट के जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि होस्ट यानी कि हमारे DNA के साथ क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। और DNA के साथ ये जुड़ता है, जिस एंजाइम की मदद से जुड़ता है उसको कहा जाता है इंटेग्रेज एंजाइम। क्या कहा जाता है, इंटेग्रेज एंजाइम। अब क्या हुआ स्टूडेंट, ये cDNA जो है अटैच हो गए। यहां पर आप देख रहे हो ये होस्ट का जीनोम है, ये जो दिख रहा है
ये होस्ट का डीएनए है और यहाँ पर ये ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया है ये आकर इस पे आरएनए वायरस का अटैच हो गया। हमें ये स्थिति प्राप्त होगी जहां पर वायरल का जो जेनेटिक मटेरियल है और होस्ट का जेनेटिक मटेरियल जो है क्या हो गए, अटैच हो गए। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या होता है। अब ये तैयार है अपनी कॉपी बनाने के लिए। अब ये आरएनए जो है, ये आरएनए वायरस जो है ये तैयार है अपनी कॉपी बनाने के लिए। कॉपी बनाने के लिए इसको कुछ नहीं चाहिए, अपने चारों ओर एक तो प्रोटीन का खोल चाहिए और एक ये आरएनए है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से कॉपी क्रिएट होगी, वही डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यहाँ से आरएनए बनेंगे बहुत सारे और आरएनए के चारों ओर प्रोटीन का खोल बन जाएगा। आपको पता है डीएनए भी मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है, तो प्रोटीन बनाना कोई बड़ी बात नहीं। आपको पता है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हमने पढ़ा है। तो यहाँ से स्टूडेंट आरएनए और प्रोटीन मिल गए, यानी कि यहाँ पर रेप्लिकेशन हो गया किसका, एचआईवी का। एक एचआईवी से बहुत सारे एचआईवी बन गए। ये सिंपल फंडा होता है किसका, एचआईवी के संक्रमण करने का। ये बेसिक्स मैंने आपको बताया। इन्फेक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे कौन सी सेल को ये इफेक्ट करता है, लेकिन सबसे पहले इतना जान लेना जरूरी है कि ये जो है ये मेन बेस रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट एचआईवी की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, शब्दों पे गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए सबसे पहले जो एचआईवी होता है स्टूडेंट, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अलावा इनके पास एंजाइम मौजूद रहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया। ये यहाँ हमने देखा कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये इसका जेनेटिक मटेरियल कॉज कर रहे हैं और यहाँ पर इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ताकि ये रेट्रोवायरस फैमिली का बन सके। अब स्टूडेंट इसके चारों ओर बनने लगता है प्रोटीन का खोल। अब इसके चारों ओर क्या बनता है, प्रोटीन का खोल एक बनता है और प्रोटीन का खोल दूसरा बनता है, यानी कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर प्रोटीन के दो खोल पाए जाते हैं। अब उन दोनों खोल का नाम होता है स्टूडेंट, एक का होता है P17 और एक का होता है P24। ये दो नाम होते हैं। अब आप कंफ्यूज होगे कि मैम P17 कौन सा है, P24 कौन सा है, 24 कौन सा है। तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। ज्यादा नंबर कौन सा है, 24, और 24 ज्यादा नंबर यानी कि ज्यादा शक्तिशाली, और ज्यादा शक्तिशाली जो होएगा वही प्रोटीन आवरण जो है जीनोम के नजदीक रहेगा, यानी कि P24 जस्ट पहले वाला है, ये P24 है, और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये P17 है। दूसरा जो दिख रहा है वो क्या है, P17 है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वायरस होता है उसके जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर प्रोटीन के दो खोल पाए जाते हैं। नजदीक वाले को P24 कहा जाता है और उसके दूसरी ओर जो पाया जाता है दूसरा, उसको P17 कहा जाता है। इतना क्लियर। अब इसके चारों ओर बच्चों पाई जाती है लिपिड की लेयर। क्या पाई जाती है, लिपिड की लेयर। ये लिपिड की लेयर ये वायरस कहाँ से प्राप्त करता है मैं आपको बताती हूँ। ये लिपिड की लेयर ये वायरस वहीं से प्राप्त करता है जिस सेल के अंदर ये है, वहां से ये क्या करता है, उस सेल को मारता है। हमारी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है लेयर, हमने पढ़ा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल वगैरह पढ़ा है। तो वहां से ये लिपिड को उठा लेता है और अपने चारों ओर लिपिड का आवरण बना लेता है। बच्चों क्या बना लेता है, अपने चारों ओर लिपिड का आवरण बना लेता है। यहाँ इसके चारों ओर क्या है, ये लिपिड का आवरण है। ठीक है, ये लिपिड का आवरण अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है लिपिड का, और इस लिपिड के आवरण के ऊपर लगे रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या लगे रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। जिस ग्लाइकोप्रोटीन को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहते हैं। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर जो होती है ये जनरल स्ट्रक्चर एचआईवी की है जो आपको याद रखनी है। अब मैं आपको इसको बड़े सारे डायग्राम में एकदम डिटेल में समझा देती हूँ बच्चों, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। गौर कीजिएगा शब्दों पे, पास कहानियां आसान है, जरूरत है तो आपकी रुचि की। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों आपका, बस थोड़ी सी अपना जो अभिरुचि अगर इसमें क्रिएट हो जाती है तो हर रोज एक नया पहलू जानने की हमें
इच्छा जागृत होती है और हमें रोज नया ज्ञान मिलता है। देखिएगा, अगर हम बाहर से लेकर अंदर तक के स्तर की बात करें तो HIV 4 मेन भागों में बंटा रहता है। सबसे पहले हम बात करें तो आउटर एनवॉल्व। सबसे पहले अगर हम बात करें आउटर एनवॉल्व, आउटर एनवॉल्व का मतलब बाहरी आवरण। और सबसे पहला जो बाहरी आवरण आपको दिख रहा है वो किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, सबसे बाहरी जो होता है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन 120। मैं लिख देती हूं, ये लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट कई जगह में ये भी पढ़ा जाता है कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 के अलावा यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन 41 भी प्रेजेंट होता है। इसकी थोड़ी अंदर की साइड ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो यानी कि आपको बाहरी आवरण में याद करना है कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 प्रेजेंट होते हैं। बाहरी वाला 120 और इसके अंदर वाला 41। ठीक है, तो ये याद हो गया, ये है बाहरी आवरण। अब हम जाएंगे इनर कोर। इनर कोर को कहा जाता है स्टूडेंट कैप्सिड। क्या कहा जाता है? कैप्सिड। ये वही प्रोटीन का आवरण है जो जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर था। यहां दिख रहा है आपको, देखिए गौर कीजिएगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसके ऊपर दो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है प्रोटीन का आवरण। मैंने बताया नजदीक वो रहेगा जो ज्यादा मजबूत होगा। तो P24 मजबूत होता है, तो ये देखिए P24 जो है वो इसके नजदीक वाला पहला आवरण, P17 जो है दूसरा आवरण। यानी कि इन दोनों प्रोटीन से मिलकर बने हुए आवरण को इनर कोर या कैप्सिड कहा जाता है। इनर कोर या क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। P17 और P24, 24 और P17। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है स्टूडेंट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद हो गया। यहाँ पर क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल के तौर पर यहाँ हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है HIV में। ठीक है, आगे हम बात करें स्टूडेंट एंजाइम्स की, तो बहुत सारे एंजाइम आपको याद नहीं करने हैं। पर्सन फेवरेट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम HIV में मौजूद नहीं होता। यहां से प्रश्न बनता है, तो 3 एंजाइम आपको याद रखने, चौथा जो कोई भी अनजान एंजाइम आए आप कह देना कि वो प्रेजेंट नहीं होता। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो होता ही होता है, आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो करवाना है, cDNA जो बनाना है RNA से, इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट होता है। दूसरा इंटीग्रेज एंजाइम होता है। आपने देखा यहाँ पर cDNA होस्ट के जीनोम के साथ अटैच हो रहा था, यानी कि जिस पर वो आक्रमण कर रहा था उसके जीनोम के साथ अटैच हो रहा था। अटैच होने के लिए हमें एक जोड़ने वाला एक एंजाइम चाहिए जिसे हम इंटीग्रेज एंजाइम कहा जाता है। तो ये सेकंड एंजाइम जो है इंटीग्रेज एंजाइम। तीसरा एंजाइम है प्रोटीएज एंजाइम। ये क्या होता है? बड़े बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को छोटे छोटे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में तोड़ने के लिए HIV के अंदर मौजूद रहता है। तो यहाँ इस प्रकार जो है HIV की स्ट्रक्चर जो होती है बच्चों कंप्लीट होती है, जिसके अंदर हमें आउटर एनवॉल्व याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। इनर कोर प्रोटीन का बना होता है, कैप्सिड भी कहा जाता है, 24 और 17। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और तीसरा है प्रोटीएज। ये 3 एंजाइम हमें याद रखने हैं। और इस प्रकार जो आपको ये जो दिख रहा है ना बल्बनुमा संरचना, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की है 120 की। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये HIV का डायग्राम है। अब HIV क्या करता है, कैसे इन्फेक्शन करता है वो बताती हूँ। देखिए क्या लगता है HIV कहाँ आक्रमण करेगा? आपकी स्किन पे आके स्किन को इन्फेक्टेड कर देगा क्या? नहीं करता। आपकी वेजाइना में आके वेजाइना में इन्फेक्शन कर देगा क्या? नहीं करता। वो जाता है डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पर। आप देखते हो वो चाहता ही क्या है? वो एड्स करना चाहता है। एड्स का मतलब ही एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि वो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स में कमी करना चाहता है। यहाँ HIV की फुल फॉर्म यही है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इम्यून के अंदर वो डेफिशिएंसी करना चाहता है, कमी करना चाहता है। तो इसलिए उसका टारगेट है इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम के दो शक्तिशाली अगर बात करें तो एक है मैक्रोफेज और एक हमारी सहायता करने वाली हेल्पर टी सेल। गौर कीजिएगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखिए एक है हेल्पर टी सेल
हेल्पर टी सेल, और दूसरी है स्टूडेंट मैक्रोफेज। दूसरी क्या है? मैक्रोफेज। इन दोनों को वो अपना टारगेट बनाता है एचआईवी। यहां पर आकर इन दोनों पर वो क्या करता है? अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक करता है तो यहाँ पर बहुत कमजोर होती है स्टूडेंट क्या? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल कमजोर हो जाती है, वो क्या कर देती है? यहाँ मरने लग जाती है। अब आप ध्यान रखना, हेल्पर टी सेल जब भी कहीं डेड होती है, मरने लगती है, तो वो आगे बी लिम्फोसाइट को एक्टिव नहीं कर पाती। अब जब बी लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं हो पाएगी तो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी काम नहीं कर पाएगी। ह्यूमरल यानी कि हमारी जो लिक्विड वाली इम्यूनिटी है ना, वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ाया, अगर किसी ने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो जरूर आप वो लेक्चर लगाइएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी अगर किसी ने नहीं लगाया तो। और एचआईवी का जो हमारा एड्स के ऊपर पहला लेक्चर था, उसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वो भी अटेंड करना। देखिए, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, हेल्पर टी सेल डैमेज हो जाती है, यहां मरने लगती है। हेल्पर मरने लगती है तो ये बी लिम्फोसाइट को भी एक्टिव नहीं करते, तो बी लिम्फोसाइट भी अपना काम नहीं कर पाती। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम की दो मेन एक्वायर्ड जो इम्यून सिस्टम है उसकी दो मेन सेल, एक तो हेल्पर सेल और दूसरी बी लिम्फोसाइट काम नहीं करने लगे। हेल्पर जब भी कमजोर होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है। मैक्रोफेज, मैक्रो मतलब बड़े सारे, फेजेस मतलब खाने वाले, यानी कि बैक्टीरिया वायरस को खाने वाले हमारे बड़े बड़े सैनिक, उसको वो हमारा इम्यून सिस्टम करने वाले, उसको भी वो क्या करने लग जाती है? मारने लग जाती है। यहां ध्यान देना, एचआईवी के तौर पर मैक्रोफेज क्या करता है? एचआईवी की फैक्ट्री कहलाता है मैक्रोफेज। क्यों? देखिए, हेल्पर टी सेल तो मरने लग जाती है, शब्दों पे गौर कीजिएगा, हेल्पर टी सेल यहां मरने लग जाती है और मैक्रोफेज क्या करती है? इसको फैक्ट्री देती है वायरस को कि तू अपनी प्रोडक्शन कर और बना, अपनी कॉपी बना, उस इन्फेक्शन फैला दे, सारी हेल्पर टी सेल को मार दे और पूरा इम्यून सिस्टम वीक कर दे। और सारा इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाएगा तो इसमें आप देखिए कि आपको कोई भी रोग आसानी से लग जाएगा। अब आप खड़े हो, यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, हमारे चारों ओर न जाने कितने वायरस, कितने जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह घूम रहे हैं, लेकिन हमें इन्फेक्टेड नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे सैनिक तैयार है, लड़ रहे हैं उनके अंदर। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर पर मिनट पर सेकंड जा रहे हैं, लेकिन हम उनसे लड़ रहे हैं। हमें टीबी नहीं हो रहा, हमें टिटनेस नहीं हो रहा, हमें कोई रोग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है। लेकिन अगर एचआईवी का वायरस हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो वो हेल्पर टी सेल को डैमेज कर देगा। हेल्पर टी सेल डैमेज होगी, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल सप्रेस हो जाएगी, बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। और मैक्रोफेज क्या हो जाएगा? फैक्ट्री के तौर पर काम करने लग जाएगा। यहां देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये कोई मैक्रोफेज है। हाँ, एक डाउट और, कई बच्चों के प्रश्न आता है दिमाग में कि मैडम ये जो वायरस है, एचआईवी वायरस, ये इम्यून सेल्स जो है हमारी, ये जो दिख रही है हेल्पर सेल और मैक्रोफेज, इन पर ही अटैक क्यों करता है? इन पर ही अटैक क्यों करता है, औरों पर क्यों नहीं करता? तो इनको एक पहचान होती है बच्चों, ये जो सेल होती है ना, इन सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है जिसे कहा जाता है CD4 रिसेप्टर। इस तरह मान लीजिए गड्ढा सा है ये, इस गड्ढे को कहा जाता है CD4 रिसेप्टर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, CD4 रिसेप्टर। और इस CD4 रिसेप्टर के अंदर आकर ये जो वायरस है, इसका ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 धस जाता है। यहां पर ये जुड़ाव कर लेता है, इससे क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का है हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी कारण जो है ये पहचान करती है CD4 रिसेप्टर वाली सेल की। और CD4 रिसेप्टर वाली सेल कौन सी है? हमारी हेल्पर टी सेल और मैक्रोफेज। ठीक है, तो यहां पर ये आक्रमण होगा और हेल्पर टी सेल क्या हो जाएगी? मरने लग जाएगी। और मैक्रोफेज के अंदर क्या होगा? ये हमारा जो वायरस है, इसका आरएनए प्रवेश कर जाएगा। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से, और यहाँ cDNA बनाएगा। और ये cDNA इंटेग्रेज एंजाइम की सहायता से अटैच हो जाएगा जीनोम के साथ, होस्ट के जीनोम के साथ, जिस सेल के अंदर वो है। और यहाँ अटैच होने के बाद में वो अपनी कॉपी तैयार करने लग जाएगा। और ये कॉपी हमारी लगभग सारी इम्यून सेल को क्या करने लग जाएगी? इफेक्टेड करने लग जाएगा। अगर मान लीजिए एक सेल इफेक्ट हो रही है तो फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हमारी एक हेल्पर टी सेल इफेक्टेड हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
हमारी एक मैक्रोफेज खत्म हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बहुत सारे वायरस HIV हमारी बॉडी के अंदर अपनी कॉपी बना बना के, यानी कि मैक्रोफेज फैक्ट्री है, इसके अंदर तैयार हो रहे हैं और बहुत ज्यादा सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, उनके अंदर संक्रमण कर रहे हैं, मैक्रोफेज के अंदर और कॉपी तैयार कर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाएगा। और इस वीक होने के अंदर 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल लग सकते हैं। HIV पॉजिटिव होते ही व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बहुत सारे रोग उसको इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण लगने लग जाते हैं, धीरे 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 समय गुजरता रहता है। कम से कम 10-15 साल के बाद व्यक्ति को एड्स होने के बाद, एड्स की स्थिति आ जाती है, बहुत सारे लोग रोग लग जाते हैं, तो फिर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब एक चीज ध्यान में रखना, कई बार हमने सुना है कि एड्स के रोगियों का इलाज है, कुछ उसको दवाइयां दी जाती है, उस दवाइयों से इम्यून सिस्टम को इंक्रीज किया जाता है, उसकी उम्र बढ़ाई जाती है, मृत्यु को नहीं रोका जाता। मृत्यु निश्चित है, व्यक्ति की मौत जो होनी है वो निश्चित है एड्स होने के बाद। इसकी एक औषधि है जो आपको याद रखनी है, AZT, एजिडोथाइमिडीन। ये एक औषधि है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है, इंक्रीज करती है, मरने से बचाती है, तो ये आपको याद रखना है, AZT। अब आपके क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि AZT ऐसा क्या करती है कि हमारा इम्यून सिस्टम मर नहीं पाता, हमारी ये हेल्पर टी सेल, मैक्रोफेज नहीं मर पाती। अब आप ध्यान में देना, यहाँ क्या होता है बच्चों, वायरस कॉपी करना कोशिश करता है। कॉपी कब करेगा, जब उसको होस्ट का DNA मिलेगा, होस्ट का जीनोम मिलेगा। तो इस दवाई से हमारे अंदर नकली जीनोम तैयार किए जाते हैं, और ये नकली जीनोम क्या है, नकली ही फिर RNA वगैरह बनाते हैं। नकली बनाएंगे तो वो हमारे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेन बात आपको क्या याद रखनी है कि ये क्या है, AZT हमारे जीनोम को की नकली कॉपीज जो है वो तैयार कर देती है, जिसके कारण RNA उनसे जुड़ने लग जाते हैं, और उनसे जुड़ने के कारण वो एक्चुअल जो अपना रिस्पॉन्स दिखाना चाहते हैं, अपना नुकसान जो हमें करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो ये औषधि याद रखनी है। टेस्ट इसके 2 याद रखने हैं आपको, एक तो एलाइजा टेस्ट और एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एड्स के 2 टेस्ट है, एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एलाइजा जो है ये कंफर्म टेस्ट नहीं है, हो सकता है इसके अंदर HIV पॉजिटिव बंदा भी नेगेटिव आ जाए, तो ठीक है, पहला एलाइजा है। दूसरा कंफर्मेशन का एक टेस्ट है जिसको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कहा जाता है। एलाइजा की जो फुल फॉर्म है बच्चों नोट कर लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यून, कहाँ लिखूं, यहां दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, लिख लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट, सोर्बेंट SORBANT, सोर्बेंट, ऐसे, ठीक है। एलाइजा की फुल फॉर्म याद रखना, पूछी जाती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट ऐसे, और इसका कंफर्मेशन जो टेस्ट है वो कौन सा है, वो है वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये हमारा लेक्चर जो है एड्स के ऊपर कंप्लीटली एकदम अच्छे तरीके से पूरा हो गया, जिसमें हमने HIV का संक्रमण भी देखा, HIV की स्ट्रक्चर भी देखी, और किन कारणों से एड्स जो है होता है और किन कारणों से नहीं होता, इनको सबको हमने देख लिया। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कमेंट जो सेक्शन है उसमें आप बताना ना भूलें। इसी तरह हमें प्यार और अपना जो सहयोग है वो देते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने देश के शिक्षा स्तर को सुधारने का प्रयास करें, खुद पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।